खबर लखनऊ से, जहां पर पीजीआई के अस्पताल में भर्ती कोरोना मरीज की मौत हो गई। 72 साल के श्रावस्ती के रहने वाले कोरोना संक्रमित बुजुर्ग की मौत हो गई है। किडनी और अन्य बीमारियों से पीड़ित था मरीज। लखनऊ के चंदन हॉस्पिटल में कुछ दिन पहले ही उसको भर्ती कराया गया था। प्राइवेट लैब की जांच रिपोर्ट में कोरोना वायरस की पुष्टि हुई थी। चंदन हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही भी उजागर हुई थी, अभी तक नहीं हुई चंदन हॉस्पिटल पर कोई भी कार्रवाई। चंदन हॉस्पिटल पर स्वास्थ्य महकमा मेहरबान है। कोरोना संक्रमित होने पर 2 दिन पहले पीजीआई में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान कोरोना संक्रमित बुजुर्ग की अब मौत हो चुकी है। डिप्टी एडिटर मनीष पांडे हैं हमारे साथ। मनीष, एक तो लापरवाही का इस पूरे मामले में हम देख रहे हैं कि जिक्र हुआ, और दूसरा ये कि जांच रिपोर्ट आने के बाद भी क्या ठीक से जो ट्रीटमेंट है वो नहीं दिया, जिस कारण से इस बुजुर्ग की मौत हुई, या फिर आमतौर पर हम देख रहे हैं कि जो कोरोना पॉजिटिव केसेस में बुजुर्ग लोग हैं उनका इम्यून सिस्टम क्योंकि बहुत वीक होता है, ऐसे में उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बहुत कम होती है, और इस चक्कर में सबसे पहले ये कोरोना उनको इफेक्ट कर रहा है। ये उसका एक बहुत बड़ा रीजन रहा उनकी मौत के पीछे। निश्चित रूप से जो दूसरा कारण बताया वो वही अप्लाई होता है इसमें, लेकिन इसमें एक लापरवाही है। लापरवाही ये है कि चंदन हॉस्पिटल जो कहीं से भी अथॉराइज नहीं था कोरोना पेशेंट को ट्रीटमेंट करने के लिए, वो कई दिनों से मरीज को एडमिट करके उसका ट्रीटमेंट कर रहा था। ये उदाहरण इस तरीके से तमाम जो अस्पताल वो की जांच का सवाल कर, निश्चित रूप से कहीं से भी पैनल नहीं था, और स्टेट गवर्नमेंट की सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइन है कि अगर कोई भी लक्षण मिलता है कोरोना का तो उसे तत्काल जो है उसको जो जिले के सीएमओ है उनको सूचित करना है, उसका टेस्ट कराना है। ये तमाम चीजें हैं। इस मामले में जो है कहीं ना कहीं लापरवाही जनरल हॉस्पिटल में फिलहाल जब न्यूज वन इंडिया में खबर दिखाई गई थी तो आपको याद होगा 2 दिन पहले उसको एकाएक शाम को जो है जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जो लखनऊ चिकित्सा अधिकारी है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, वो हरकत में आए और उन्होंने उस पेशेंट जहाँ से पीजीआई एडमिट कराया। ये तमाम चीजें तब हुई जब मीडिया में इस बात को उठाया गया। अब उस बुजुर्ग की मौत हो गई है, लेकिन बड़ा सवाल इसमें ये है कि उस मौत के बाद, तो बुजुर्ग की मौत के बाद कुछ 2 दिनों के लिए उस हॉस्पिटल की ओपीडी बंद की गई, जबकि अब लखनऊ में कई ऐसे उदाहरण जिन लैब कोरोना संक्रमित मरीज का टेस्ट हुआ था उस लैब को लंबे समय तक उस लैब तक ताला लगा दिया गया। ऐसे में एक अस्पताल के साथ जो है कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ये अस्पताल के साथ ये देखा जाए बड़ा मापदंड होगा। चंदन हॉस्पिटल के खिलाफ कार्रवाई भी नहीं हुई, उस मरीज की भी मौत हो गई जो कोरोना संक्रमित था, पीजीआई एडमिट किया गया था, उसको भेजा गया, वो की मौत हो गई। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए हॉस्पिटल जो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले का जो रवैया रहा है लापरवाही पूर्ण रहा है, और कहीं उसमें राज्य सरकार के जो नियम थे उन नियमों की अवहेलना की है, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो ये कहीं कहीं बड़ा मामला है, और फिलहाल अब खबर ये आ रही है कि उस संक्रमित मरीज की मौत हो गई है। लेकिन अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग के जो अधिकारी हैं वो इस अस्पताल का सरकार है, अनुशासनात्मक या दंडात्मक कार्रवाई नहीं की गई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। तो मेरठ में भी कोरोना से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। परिवार के लोग स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को मौत के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बुजुर्ग की मौत के बाद उनके परिजनों ने जो दर्द भरी कहानी बयां की है उसमें साफ नजर आता है कि सरकारी सिस्टम को ना तो बुजुर्ग के प्रति कोई संवेदना थी, ना कोई दर्द, ना किसी के पास उनके इलाज की फुर्सत ही थी, और ना ही उनके दर्द को समझने का हुनर। रिपोर्ट देखिए। देश में कोरोना ने तांडव मचा रखा है। उत्तर प्रदेश का मेरठ जिला भी इससे अछूता नहीं है। मेरठ में कोरोना वायरस लगातार लोगों की जिंदगी को लील रहा है, लेकिन केसरगंज दाल मंडी के रहने वाले बुजुर्ग किराना व्यापारी विजय गर्ग की मौत ने स्वास्थ्य विभाग के दावों की पोल खोल दी है। 1 सप्ताह तक बुजुर्ग इलाज के लिए तड़पते रहे। स्वास्थ्य विभाग और मेरठ प्रशासन के चेहरे से नकाब हटाने के लिए बुजुर्ग के भतीजे राजन ने एक वीडियो वायरल कर दिया है। सबसे पहले ये वायरल वीडियो देखिए। लगभग 6-7 दिनों से उन्हें कोरोना के सिम्टम्स का महसूस हो रहा था, जैसे खांसी, बुखार, और 3-4 दिन पहले उन्हें सांस लेने में भी बहुत तकलीफ हो रही थी। तो उनको हमने
उपचार के लिए भेजा केएमसी भेजा। फिर उसके बाद भेजा उन्हें प्यारेलाल हॉस्पिटल। उन्हें दवाई देके वापस भेज दिया कि पहले दवाई खाओ, बाद में देखते हैं। फिर उसके बाद मैंने कुछ दिन पहले सीएमओ साहब मेरठ महानगर को फ़ोन मिलाया रात कि भाई साहब हमारे पेशेंट की तबीयत ख़राब हो रही है, वो काफ़ी सिम्टम्स उनको यही लग रहे हैं कोरोना वाले। लेकिन सीएमओ साहब बोलते हैं कि आप मेरे को नंबर उनका व्हाट्सअप कर दो, मैं कुछ एक्शन लेता हूँ। 2 घंटे तक कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद मैंने डीएम साहब को फ़ोन करा। डीएम साहब बोलते हैं इसमें कि डीएम साहब के यहाँ फ़ोन उठा और वो बोलते हैं कि देखते हैं, कुछ कार्रवाई करते हैं। रात को 11 बजे, उस दिन रात को 4 दिन पहले रात को 11 बजे उनके यहाँ एम्बुलेंस पहुँचती है और उनको लेकर मेडिकल आ जाती है। मेडिकल आने के बाद उनको दवाई दे दी जाती है डॉक्टर के उसमें, लेकिन एडमिट नहीं करा जाता और उन्हें कह दिया जाता है कि अपने घर जाओ। वो बेचारे रात को 1:30 बजे घर पहुंचते हैं पैदल, बड़ी मुश्किलों में। तो सुना आपने, मेरठ के डीएम अनिल ढींगरा, सीएमओ डॉक्टर राजकुमार, मेडिकल कॉलेज प्रशासन, जिला अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल, हर जगह गुहार लगाई। बुजुर्ग को आश्वासन तो मिला, लेकिन भर्ती कोई नहीं करा पाया। दवाई दी गई और पल्ला झाड़ लिया गया। बुजुर्ग की पत्नी भी गुहार लगाती रही, साहब भर्ती कर लो, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। सरकारी अस्पतालों में जाते रहे और जांच की बात कहकर डॉक्टर्स घर भेजते रहे। ज्यादा फोन करने के बाद दबाव बढ़ा तो गुरुवार को एम्बुलेंस घर पहुंच गई। मेडिकल टीम बुजुर्ग को साथ ले गई। डॉक्टर ने देखा, दवाई दी और घर भेज दिया, लेकिन एम्बुलेंस वापस नहीं लाती। इसलिए रात में ही बुजुर्ग दंपति को पैदल 10 किलोमीटर चलकर घर आना पड़ा। अगले ही दिन तबियत और बिगड़ गई। फिर हिम्मत करके बुजुर्ग खुद ही अस्पताल पहुंच गए, लेकिन फिर भी किसी का दिल नहीं पसीजा। बस फिर फालिस पड़ा तो डॉक्टर्स ने घबराकर भर्ती कर लिया, लेकिन शनिवार को जिंदगी ने साथ छोड़ दिया। अब मौत हुई तो बेटी की जुबान से बस इतना निकला कि काश पापा को इलाज मिलता तो वो सही हो जाते। पापा को जो है फीवर हुआ था, प्राइवेट में डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने देखने को मना कर दिया कि हमें परमिशन नहीं है फीवर सर्दी जुकाम के मरीजों को देखने के लिए, आप जिला अस्पताल में ले आइए। जिला अस्पताल में दिखाया, उन्होंने दूर से ही मना कर दी कि हम नहीं इलाज कर पाएंगे। 2 दिन की खुराक दे दी कि आप इसे खिला देना और इससे आपको आराम पड़ जाएगा। वो बीमारी घटने के बजाय उनकी बढ़ गई। यहाँ आने के बाद में क्या हुआ है? यहाँ पे हम लेकर आए थे फर्स्ट टाइम मंगलवार की रात को एम्बुलेंस भेजी गई थी, वो भी किसी जानकारी के थ्रू आई थी। यहाँ तो 108 नंबर पर तो फोन उठा ही नहीं था उनका। जानकारी एम्बुलेंस आई, 11:30 बजे मम्मी पापा को लेकर आए। यहाँ पर देखने के बाद उन्होंने 5 दिन की दवाई दे दी, कहा कि आप 5 दिन के बाद सही हो जाओगे। और ये दवाई लेकर रात को 12:30 बजे उन्हें ऐसे छोड़ दिया कि आप घर चले जाओ। अब रात को साधन चलने का, व्हीकल चलने का कोई है नहीं। दोनों बुजुर्ग बुढ़िया हमारे बुजुर्ग हैं, दोनों पैदल केसरगंज तक गए हैं। इन्हें इतना दर्द नहीं आया कि रात को पेशेंट की तबीयत खराब है कि यहाँ रोक लेते। आपके सामने आया हूँ, अब आपके सामने ही हो रहा है जो भी हो रहा है। देखो, मेरे को तो जब तक मेरे पापा को इलाज मिल जाता तो पापा सही रहते, जब तक तो सपोर्ट मिला नहीं। अब सपोर्ट का क्या फायदा, मेरे पापा तो वापसी आएंगे नहीं। मेडिकल कॉलेज प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में आपसी तालमेल नहीं है। इसका खामियाजा मरीजों और उनके तीमारदारों को भुगतना पड़ रहा है। बुजुर्ग विजय गर्ग की मौत के बाद उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वीडियो वायरल हो रहा है और अस्पताल प्रशासन सवालों के घेरे में है। इस लापरवाही पर जब मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर आर.सी. गुप्ता से बात की गई तो उनके पास कोई जवाब ही नहीं था, लिहाजा वो सवालों से बचते नजर आए। देखिए, ये तो मुझे नहीं मालूम है। मुझे ये मालूम है कि अभी पेशेंट हमारे पास जब आया था
और उसी दौरान जब वहाँ दिखाने आया था उसी दौरान उसको फालिस का अटैक पड़ा और हम लोगों ने उसको तुरंत भर्ती किया और तुरंत भर्ती करने के बाद 6 बजे करीब, परसों की बात है, परसों शाम को 6 बजे भर्ती हुआ था और उसके बाद हम लोगों ने उसका प्रॉपर इलाज शुरू किया। लेकिन उसमें जो लगता है कि उसमें जो ब्लड का जो हमको बताया गया है, डॉक्टर आर्या आप ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे जो मेडिसिन के हेड हैं, कि उनमें जो है ब्लड जो हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा था, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा था, उसकी वजह से शायद इनको ब्रेन में हेमरेज हुआ है और हेमरेज की वजह से इनकी जो है वो डेथ हुई है। कोरोना जैसी महामारी में भी लापरवाही की वजह से एक जिंदगी ने दम तोड़ दिया। सवाल यही है कि आखिर बुजुर्ग की मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या मेडिकल कॉलेज प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग में आपसी तालमेल नहीं होना लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहा है? अब जरूरत है तो सिस्टम को सुधारने की, ताकि किसी और की जान न जा सके। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए मेरठ से मोहसिन खान की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के पंचायत और ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य एवं वाणिज्यिक कर मंत्री टीएस सिंहदेव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि राज्य का स्वास्थ्य विभाग कोविड-19 से निपटने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। इसकी रोकथाम के लिए पूरी क्षमता से जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। छत्तीसगढ़ में 5,500 से ज्यादा बिस्तर वाले कोविड-19 के इलाज के लिए संसाधन की व्यवस्था करवाई जा रही है। रैपिड जांच किट के माध्यम से सर्विलांस को पुख्ता किया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश के सभी शासकीय मेडिकल कॉलेजेस को 1,000 किट और सभी जिलों को उनकी आबादी के हिसाब से आदि किट मुहैया करवाए गए हैं। कोविड-19 की जांच का दायरा बढ़ाने के लिए एम्स और रायपुर मेडिकल कॉलेज लैब में पूल टेस्टिंग भी की जा रही है। इसके साथ ही साथ मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि मनरेगा के तहत शुरू किए गए कार्यों में अभी भी 13,55,000 मजदूर काम कर रहे हैं। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से भी गांवों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने की गतिविधियां शुरू की जा चुकी हैं। मुख्यमंत्री जी ने मुझे दी है, उसमें 20 सूत्री, जीएसटी, पंचायत, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, ये 5 विभागों में 20 सूत्री एक अलग प्रकार की जवाबदारी है, जिसमें 20 बिंदुओं पर अलग अलग कार्यक्रमों की समीक्षा होती है। प्रदेश भी 4 और मेडिकल कॉलेजेस में लैबोरेटरी स्थापित करने की पहल कर रहा है और जैसे ही अनुमति मिलती है और कार्रवाई होती है तो रायगढ़ में भी सबसे पहले चालू हो सकता है और फिर राजनांदगांव में, बिलासपुर में और अंबिकापुर में। तो ये 6 फिर मेडिकल कॉलेजेस में लैब टेस्टिंग की होगी। ये आरटी-पीसीआर पद्धति से है। मुख्यमंत्री केंद्र सरकार उज्ज्वला योजना के अंतर्गत महिलाओं को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध करा रही है, किंतु देखा ये जा रहा है कि उज्ज्वला योजना के लाभान्वित हितग्राही दूसरी बार सिलेंडर भरवाने में रुचि नहीं ले रहे, जिसके कारण हितग्राहियों को मिलने वाली अगली सब्सिडी की राशि उनके खाते में ही आना बंद हो सकती है। एजेंसी से प्राप्त जानकारी के मुताबिक योजना के अंतर्गत पात्र पंजीकृत हितग्राहियों को गैस सिलेंडर की राशि सीधे उनके खातों में दी जा रही है। वर्तमान समय में योजना के उपभोक्ताओं को अप्रैल से जून तक 3 महीने की अवधि के लिए मुफ्त गैस सिलेंडर देने का प्रावधान केंद्र ने किया है। अप्रैल महीने में समाप्त होने को है। ऐसे में उज्ज्वला योजना के कई हितग्राही हैं जिन्होंने मुफ्त सिलेंडर के लिए एजेंसी में बुकिंग ही नहीं कराई, जबकि उनके खाते में अप्रैल माह की राशि आ चुकी है। बताया जा रहा है कि समय पर गैस सिलेंडर ना लेने और बुकिंग ना कराने पर उनकी अगले महीने की सब्सिडी उनके खाते में नहीं आएगी। इस संबंध में संबंधित गैस एजेंसी सहित पेट्रोलियम कंपनी ऐसे सभी उपभोक्ताओं को जानकारी देना शुरू कर चुकी है। 30 अप्रैल 2020 के पूर्व बुकिंग कर सिलेंडर प्राप्त करने के लिए उपभोक्ताओं को यह कहा जा रहा है। साथ ही साथ उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जिले में लगभग 18,000 उज्ज्वला गैस कनेक्शन बांटे गए। इंडियन एजेंसी मैनेजर के मुताबिक योजना के अंतर्गत उपभोक्ताओं के खाते में जैसे ही राशि आती है उसे तत्काल सिलेंडर प्राप्त कर गैस की बुकिंग करवा लेना चाहिए और गैस रिफिल प्राप्त करते समय गैस एजेंसी को सिलेंडर का भुगतान भी करना चाहिए। ऐसा करने पर अगले सिलेंडर की बुकिंग होती है और सब्सिडी की राशि उनके खाते में आती है। योजना के तहत पात्र उपभोक्ताओं को केंद्र सरकार द्वारा 3 सिलेंडर फ्री दिए जा रहे हैं, जो कि राशि उनके खाते पर डाली जा रही है। उपभोक्ता इसमें इंटरेस्ट कम ले रहे हैं, जबकि पहला सिलेंडर जब लेंगे तभी दूसरे सिलेंडर की राशि उनके खाते पर जाएगी, वरना वो राशि केंद्र सरकार द्वारा वापस ले ली जाएगी।
मगर उपभोक्ता इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे, जबकि हमारी गाड़ियाँ गांव-गांव जा रही हैं, हर गांव में जा रही हैं गाड़ियाँ, रोज़ कम से कम 5 से 10 गाड़ियाँ रोज़ गांव जा रही हैं, हर अलग अलग क्षेत्रों में जा रही हैं। 17,926 उज्ज्वला हितग्राही हैं हमारे, 5,000 करीब उपभोक्ता इसमें लाभ ले चुके हैं। और हमने गांव-गांव प्रचार प्रसार किया है, बैनर भी लगाए हैं, बोर्ड भी लगाए हैं, लोगों को बता भी रहे हैं, जो आ रहे हैं सबको बता रहे हैं, गांव में जाके सूचना भी दे रहे हैं, फिर भी उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। और जब तक नहीं इंटरेस्ट लेंगे तब तक सिलेंडर नहीं लेंगे, तब तक दूसरी किस्त जाएगी नहीं। एटा में कल शनिवार को एक घर में मिले 5 शवों के मामले में एटा एसएसपी ने आज बड़ा खुलासा किया। एक ही परिवार के 5 लोगों की संदिग्ध मौत की पहली को पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर सुलझाते हुए बहू को ही 5 मौत का जिम्मेदार माना और पुलिस के मुताबिक बहू ने ही जहर खिलाकर दोनों मासूम बच्चों सहित अपने 5 सदस्यों की हत्या करने के बाद अपनी आत्महत्या की थी। लेकिन मृतका के पति ने सीबीआई जांच की मांग कर पुलिस द्वारा सुलझाई गई पहली को फिर से उलझा दिया और पुलिस के खुलासे पर सवाल निशान लगाते हुए अपने परिवार के 5 लोगों की अज्ञात हत्यारों द्वारा हत्या के आरोप लगाए हैं। हाँ सर, इसमें मेरे को जहाँ तक डाउट है ये मर्डर मिस्ट्री है जी। इसमें ये ऊपर 2nd फ्लोर से लोग उन्होंने एंट्री की है जी। और ये दरवाजा है, इसमें से एंट्री करके इसने बुलबुल को मर्डर किया है जी। और मेरी साली है, इसको मर्डर करने के बाद ये निचली फ्लोर पे गए हैं जी। और नीचे फ्लोर पे जाके फादर को मर्डर किया है जी। उसके बाद अंदर बच्चों को जी। और मिसेस के ऊपर उन्होंने हमला बोला है जी। उसके बाद ये आगे काम इन्होंने करने के बाद ये बाहर निकल गए हैं। पुलिस ने पॉइजनिंग माना है इसको, इन्होंने पॉइजन बनाने की कोशिश की है जी। क्योंकि हमारे घर कोई पॉइजनियस सब्सटेंस या सल्फास हो, सैनिटाइजर है, कोई ऐसा कोई हमारे घर में कोई पॉइजनियस चीज आज तक नहीं आई है। दिन 12 ईयर कोई ऐसी हमारे घर में कोई पॉइजनियस चीज नहीं आई है जिससे कि हम इस चीज पर डाउट जाए। इसमें कई इन्होंने हर्पिक भी रखा है, सल्फास की गोली भी डाली है और इसके मुंह में सैनिटाइजर क्या कहते हैं हर्पिक, बच्चों के मुंह में एक ढक्कन हर्पिक डाला है जी। हाँ, तो उससे बच्चों के मुंह में झाग वाग निकला है। इन्होंने मारने के बाद जी हमारे कंडीशन में इन्होंने ये सब चीज डाल के इनको मर्डर मिस्ट्री बनाने की देखिए, मृतका के पति की मांग है कि मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर पुलिस जांच की बात करें तो पुलिस जांच ने यह साबित किया कि महिला ने खुद 5 सदस्यों को मौत की नींद सुलाया जहर खिलाकर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ऑब्जेक्शन भी है इस पूरे मामले को लेकर। एटा मर्डर केस में पुलिस के खुलासे पर मृतका के पति ने सवाल दागे हैं और कहा है कि जब उनके घर में कोई पॉइजनस चीज यानी कोई भी जहरीला पदार्थ घर में आया ही नहीं तो वो महिला कहां से किसी को भी जहरीला पदार्थ खिलाकर मार सकती है। और वहीं बीजेपी विधायक जटाशंकर त्रिपाठी ने पत्र लिखा है। एटा हत्याकांड की पारदर्शी जांच कराने के लिए पत्र लिखा है। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी को ही यह पत्र लिखा गया है और पारदर्शी जांच की मांग हो, यह पत्र में लिखा गया है। एटा में खड्डा विधानसभा से बीजेपी विधायक हैं जटाशंकर त्रिपाठी, जो कि इस पूरे मामले की पारदर्शी जांच की मांग कर रहे हैं और इसी के लिए उन्होंने एसीएस गृह अवनीश अवस्थी को पत्र लिखा है। आलोक राय हमारे साथ जुड़ गए, असिस्टेंट एडिटर। आलोक, ये पूरा मामला तो बहुत पेचीदा होता जा रहा है। एक तरफ पुलिस इस पूरे मामले को सुलझाने का दावा कर रही है, लेकिन मृतका का पति पुलिस के इन आरोपों को या उनके इस पूरे केस को डिस्क्लोज करने के बाद यकीन करने को तैयार नहीं। बिल्कुल, कहीं से देखा जाए तो ये जो 5 लोगों की मौत हुई है परिवार के, जिसमें 2 मासूम भी हैं, उसको लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। क्योंकि जो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का जो दावा है कि जो ये बहू बता रहे हैं, बहू ही मेन एक्यूज है, बहू ने ही सारा जो है कारनामा किया है, सारे अपने कांड शुरू हुए हैं, ये 5 उसके पीछे बहू का रोल है। और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसको लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं और अभी तीसरा रिपोर्ट नहीं आई है। और इस मामले में बीजेपी विधायक ने भी पत्र लिखा है, जो कुशीनगर जिला है उत्तर प्रदेश का, खड्डा विधानसभा से विधायक है जटाशंकर त्रिपाठी, बीजेपी विधायक है, उन्होंने अपर मुख्य सचिव श्री अवनीश अवस्थी के नाम से एक पत्र लिखा है। अभी मांग की है कि मामले की जो है पारदर्शी तरीके से जांच कराई जाए, क्योंकि 5 लोगों की हत्या हुई है और ये कारण स्पष्ट नहीं है कि ये हत्या है
किसी बाहरी ने हत्या की है या फिर घर का ही कोई शामिल है इस पर की, तो उन्होंने पूरा पत्र लिखा। पत्र में ये मांग की है कि इस मामले की उचित तरीके से पारदर्शी तरीके से विधिवत जांच कराई जाए, ताकि जो भी सच है वो सामने आ सके और मौत है या फिर हत्या है तो पीछे जो भी जिम्मेदार है, जो भी दोषी है 5 लोगों की मौत का, उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले। और सबसे बड़ी बात इस मामले में अब कांग्रेस पार्टी भी गई है। कांग्रेस पार्टी विधान नेता है उत्तर प्रदेश में नारायण और उनके पिता जो वरिष्ठ कांग्रेस नेता है जो सांसद रहे प्रमोद तिवारी। अच्छा आलोक, इसमें ये जो पॉलिटिकल पार्टीज का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, क्योंकि जटाशंकर खुद ये लिख रहे हैं कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, मतलब पारदर्शी जांच होनी चाहिए। अब कांग्रेस की भी मांग ये है कि एटा मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये इनकी एंट्री का क्या इस वक्त निकाला जाए एक रोल, या फिर इसका क्या अंदेशा लगाया जाए? निश्चित रूप से क्योंकि 5 लोगों की हत्या हुई है, मौत हुई है, जो भी राजनीतिक पार्टियां भी आ गई हैं, इसको लेकर सवाल खड़े कर रही है। जहाँ बीजेपी विधायक ने पत्र लिखकर अपर मुख्य सचिव से मांग की है कि जो है उचित और पारदर्शी जांच कराई जाए। वही कांग्रेस की तरफ से सीबीआई जांच कराने की मांग की जा रही है, आर्थिक मुआवजा देने की मांग की जा रही है। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी कहा गया है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वहाँ पे जारी हुई है, उसमें 12वें नंबर पर पारिवारिक कलह की बात की जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी का कहना है कि पारिवारिक कलह कोई वजह नहीं होती है। तो पहली बार किसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये शब्द सुनने को मिल रहा है और दूसरा रिपोर्ट भी नहीं गया। तो कांग्रेस पार्टी ने वहाँ के जिला प्रशासन है और पुलिस प्रशासन उस पर सवाल खड़ा किया है कि इतनी जल्दी में वहाँ का प्रशासन जो है किसी निष्कर्ष तक पहुंच रहा है, पहुंचना चाह रहा है। और जबकि ये बड़ा मामला है, 5 लोग जो है मृत्यु हुई है, किस तरह हुई इसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने मांग की है सरकार से जांच कराई जाए, साथ ही जो उसके पारिवारिक जन है उनको मुआवजा दिया जाए। तो मेरा देखा मामला बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी चलिए, बहुत ही शुक्रिया आपका आलोक। यूपी सरकार से इनके परिवार को आर्थिक मुआवजा देने की मांग भी की जा रही है। कांग्रेस की मांग एटा मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। देखिए पूरा मामला अब राजनीतिक रूप भी धारण कर रहा है। कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा मोना, प्रमोद तिवारी ने मांग की है एटा में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसके अलावा आर्थिक सहायता की मांग की जा रही है कि आर्थिक मुआवजा इस परिवार को दिया जाए। एक तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस पूरे मामले की तह तक जाते हुए खुलासा यह किया कि इस महिला ने ही पूरे परिवार को जहर देकर मौत की नींद सुला दिया, लेकिन खुद मृतका का पति इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि उसकी पत्नी ने ही बाकी के सभी सदस्यों को मौत की नींद सुलाया है। अब इस पूरे मामले में एक तरफ कांग्रेस की ओर से भी अब मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले को लेकर सीबीआई की जांच भी होनी चाहिए और आर्थिक मुआवजा भी परिवार को मिलना चाहिए। खबर लखनऊ से है। केजीएमयू की स्टाफ नर्स में कोरोना की पुष्टि हुई है। देखिए ये बहुत ही दुखद है कि अब जो खबरें आ रही हैं वो डॉक्टर्स यानी हमारे कोरोना वॉरियर्स के संक्रमित होने की है। कोरोना की पुष्टि ट्रॉमा सेंटर की सीसीयू में कार्यरत है महिला स्वास्थ्यकर्मी, हॉटस्पॉट एरिया नखास की निवासी है स्वास्थ्यकर्मी। महिला स्वास्थ्यकर्मी और कोरोना पॉजिटिव पाई गई, हॉटस्पॉट एरिया नखास की निवासी है स्वास्थ्यकर्मी।